सो हेलो एवरीवन, हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है, पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी दैट यू गाइस आर मोटिवेटेड मी। आपने इतने अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे दिए हैं और उन सब चीज़ों के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। आपके लाइक्स, आपके व्यूज़, आपके शेयरिंग, आपके कमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स में डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो मैं वो पहले पिक करूँगी, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब हो सकता है कि मैं ओबीजी में भी क्लासेस लूँ, इसके अलावा अदर टॉपिक्स अगर आप कहोगे, अदर कोई सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ या मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सकती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम का एक लिंक भी शेयर करूँगी, तो वहाँ पे कपल लोग ग्रुप बना लेंगे। ओके, सो चलो आज मैंने टॉपिक लिया है प्लेसेंटल एजिंग का, क्योंकि हमने फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट कर चुका है। हमने प्लेसेंटा आई थिंक नहीं पढ़ा था। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्लेसेंटा का हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, उसके क्या क्या मतलब प्रोसीजर ऑफ उसकी एजिंग, वो कैसे मैच्योर होता है, कैसे बड़ा होता है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोगों को आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में या सेमेस्टर्स होने लगे अब तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये आता है कि डिफाइन प्लेसेंटा एंड फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, क्या फंक्शंस हैं उसके, ठीक है। तो चलो बातें तो हो गई, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो प्लेसेंटल एजिंग, ओके। मैं डीसी से ही ले रही हूँ, डीसी दत्ता इज़ अ बुक विच इज़ आई एम रेफरिंग, तो आई होप कि आप लोग भी वही रेफ़र कर रहे हो। और मेरा मेन मोटो यही है, बिकॉज़ जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी इसको रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी तरफ से आप लोगों की अगर मदद हो सकती है, जितनी होगी मैं वो करूँगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक दे दिया करो, जिससे कि एक मेरा प्रायोरिटी एक बेस्ड फिक्स रहेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। प्लेसेंटल एजिंग। As the placenta got a limited lifespan, it is likely to undergo degenerative changes as mark of senses। ठीक है, तो हमें पता है कि प्लेसेंटा की एक शॉर्ट ड्यूरेशन है कि हाँ भाई इतने टाइम तक ही प्लेसेंटा रहेगा, उसके बाद वो आउट हो जाता है, ठीक है। जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ नहीं वो एक बच्चे का पार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है कि वो उतने टाइम तक मैच्योर होगा, जनरेट होगा, मैच्योर होगा, फिर उसके बाद उसको आउट कर दिया जाएगा, वो बेबी और मदर दोनों की बॉडी से हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे डीजेनरेटिव चेंजेस भी होते हैं, सीक्वेंसेस हम इसका देखेंगे। जो एजिंग प्रोसेस होता है वो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डिग्रीज़ में होता है, ठीक है। और ये कुछ अलग अलग प्रोसीजर्स भी इसमें टेकन प्लेस करते हैं, कि जैसे समझ लो इसमें पैथोलॉजिकल स्टेट्स आती हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो एजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ द फीटल एंड मैटरनल कॉम्पैक्ट। जब प्लेसेंटा आपका बढ़ता है एक न्यूली जर्मिनेटिव सेल से, जब वो बड़ा होना शुरू होता है, उसकी एजिंग प्रोसेस शुरू होती है, तो वो सेम मैटरनल में भी जब जहाँ से वो अटैच है वहाँ पे भी डेवलप होगा, सेम आपका फीटल जनरेशन पे भी, फीटल साइड पे भी उतना डेवलप होगा, ठीक है। अब डेवलपमेंट कहाँ कहाँ टेकन प्लेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे विलाई चेंजेस, विलाई में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा डेसिडुअल चेंजेस, जो मदर का हमारा जो वूम है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा इंटरवेनस स्पेस, आईवीएफ स्पेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इन रिगार्ड्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। अब जो विलाई चेंजेस है, इसमें फॉलोइंग चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। प्रेगनेंसी जैसे जैसे एडवांस होती है, जैसे जैसे बढ़ती है, तो उसमें क्या होते हैं, क्या विलाई में कितने चेंजेस आते हैं, यहाँ पे हम लोग 6 टाइप के चेंजेस देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो थिकनेस होती है वो सिंसाइटम की कम होने लगती है, और उसमें थोड़ी सिंसाइटल नॉट्स की तरह दिखता है, मतलब छोटी छोटी गिठानों की तरह दिखता है, ठीक है। और क्यों दिखता है वो, क्योंकि एग्रीगेशन होता है सिंसाइटल का छोटे छोटे एरियाज़ में
जो विलेस जहाँ पे होती हैं वहाँ के जो छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या हो ना एग्रीगेशन मतलब डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो सिंसाइटल पहले विलाइज के फॉर्म में थी वो सिंसाइटल नॉट्स की तरह दिखाई देंगी बाद में, ठीक है। इसके अलावा पार्शियल डिसअपियरेंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, पार्शियल बोला है यहाँ पे यानी कि कंप्लीट डिसअपियरेंस नहीं है, वहाँ पे थोड़ा बहुत असेंबलेंस यानी कि थोड़ा बहुत उनका प्रेजेंस रहेगा, कंप्लीटली तरीके से वो ट्रोफोब्लास्ट नहीं, ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होंगे वो नहीं कंप्लीट तरीके से गायब होंगे, उनका पार्शियल डिसअपियरेंस होगा, मतलब आधा रहेंगे, थोड़े बहुत रहेंगे और थोड़े बहुत गायब हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा हम क्या चेंजेस देख रहे हैं विलाई में प्लेसेंटा के द्वारा, डिक्रीजेस इन द स्ट्रोमल टिश्यू इंक्लूडिंग द हैफब्लर सेल्स, जो फीटल मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं स्ट्रोमल टिश्यूज़ में कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो मैच्योर होगा तो वो जो हैफब्लर सेल्स होते हैं वो उनकी यही समझ लो वो कहीं ना कहीं से कम होने लगते हैं जो स्ट्रोमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिट्रेशन ऑफ सम वेसल्स एंड मार्क डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। कुछ वेसल्स और जो कैपिलरीज होती हैं उनका डायलेशन स्टैब्लिश्ड होता है प्लेस, जैसे जैसे वो प्लेसेंटा मैच्योर होगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो वहाँ पे कैपिलरीज का डायलेशन भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि दिस इज़ जेन्युइन कि जब हमारा बेबी मैच्योर हो रहा है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो उनको ब्लड सप्लाई की डिमांड भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि थिकनिंग ऑफ बेसमेंट लेयर ऑफ द फीटल एंडोथीलियम एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, ठीक, मतलब जो बेसल लेयर होगी ना यूट्रस, बेसल लेयर ऑफ द फीटल एंडोथीलियम एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो फीटल की एंडोथीलियम है और साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो क्या हो जाएगी उनकी थोड़ी बहुत थिकनेस शुरू ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली। और सिक्स पॉइंट ये कहता है कि डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन ऑन द सर्फेस ऑफ विलाई, वहाँ जहाँ विलाई होगी वहाँ पे फिब्रिन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ए डायग्राम हमें ये शो कर रहा है स्केचमेंट डायग्राम शोइंग द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द विलेस, इन्होंने ट्रांसफरली उसको कट करके प्रेजेंट कर दिखाने की कोशिश की है कि विलाइज कैसे आप देखोगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने ये आपका कैपिलरीज है, ये आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट है, मीजोडर्म कोर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, दीज आर द वैक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ सेक्शन बी में इन्होंने जो सेक्शन ए है ये है हमारा अर्ली मंथ का और सेक्शन बी हमारा टर्म में, तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ डिफरेंसेस देख सकते हो कि कैसे इन्होंने साइटोट्रोफोब्लास्ट जो पहले हमारी कितनी मोटी थी यहाँ पे, और यहाँ पे सिंथेसिस एरिया में साइटोट्रोफोब्लास्ट मोटी हो गई है, यहाँ पे पतली थी, ठीक है। फीटल कैपिलरीज इन्होंने ये आप कंपेयर कर सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और ये आप अपने एग्जाम्स में भी बना सकते हो। अब इसके बाद आ जाओ आप डेसिडुअल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। देयर इज एन एरिया ऑफ फिब्रिनॉइड डीजनरेशन वेयर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कवर्ड विद द सिंसाइटम मीट्स द डेसिडुआ, दिस जोन इज नोन एज निटाबुट्स लेयर, ठीक है। यहाँ पे डेसिडुअल चेंजेस वुमेन की यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिब्रिनॉइड डिजनरेशन हो रहे हैं जहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट डेसिडुआ से मिल रहा है, ट्रोफोब्लास्ट जहाँ डेसिडुआ से मिल रहा है वहाँ पे फिब्रिनॉइड डिजनरेशन हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं निटाबुट्स लेयर्स बोलते हैं। और ये जो लेयर होती है ये फर्दर ये बाद में जाकर के लिमिट कर देती है अपना इन्वेजन इन द डेसिडुआ बाय द ट्रोफोब्लास्ट। जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है तो ट्रोफोब्लास्ट ही तो हमारा इन्वेजन करता है ना, तो ये वही बता रहे हैं जैसे जैसे प्लेसेंटा की एजिंग होती है तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है लिमिट कर देता है, मतलब रोक देता है अपना इन्वेजन को कि नहीं बस अब हो गया है, अब हमारा ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, बस अब यहीं स्टॉप करो, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन होती है इज़ एब्सेंट इन प्लेसेंटा एक्रेटा, ओके दिस इज़ वेरी गुड लाइन दैट, ये आप लिख सकते हो कहीं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप हाईलाइट भी कर सकते हो जब आप आंसर लिखोगे कि जो मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती कौन सी कंडीशन में, प्लेसेंटा एक्रेटा की कंडीशन में ये निटाबुट्स लेयर एब्सेंट होती है, ओके। अब आ जाओ आप लोग IVS का इंटरवलस स्पेस, जो सिंसाइटियम कवरिंग द विलाई एंड एक्सटेंडिंग इनटू द डेसिडुआ ऑफ द इंटरवलस स्पेस अंडरगोइंग फिब्रिनॉइड डिजनरेशन एंड फॉर्म अ मास entangling variable number of villi. These are called the white intracts which vary in size few millimeters and centimeters or more.
Calcification or even the cyst formation may occur on it. Such type degeneration is usually near the placental margin. There may be inconsistent deposition of the fibrin called Rohard's stria. तो इन्होंने यही बताया कि इंट्रावेनस स्पेस में ये बाद में जाकर के मैच्योर हो जाती हैं विलाइज और आपस में एक आप यही समझ लो एक वाइट इंफ्रैक्ट बनाती हैं जिसको जो कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आप उसको मेजर कर सकते हो और कैल्सिफिकेशन वहाँ पे एक सिस्ट टाइप का डिपोजिशन हो जाता है कभी कभी जिसको हम लोग रोहार्ड स्ट्रिया बोलते हैं और ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है इंटरविलस स्पेस के बॉटम में और ये विलाइज से सराउंड होते हैं। तो कहने का मतलब इतना अपन को डीप में नहीं जाना है, अपना बस मेन यही है कि आपका प्लेसेंटल एजिंग में 3 चेंजेस करते हैं, जैसे कि विलाई चेंजेस हमने ये 6 पॉइंट पढ़े, आप ये डालोगे। डेसिडुअल चेंजेस में आपने बताया कि निटाबुज लेयर होती है, निटाबुज लेयर फॉर्म होती है और प्लेसेंटा एक्रेटा की कंडीशन में ये निटाबुज लेयर एब्सेंट होती है। इंटरविलस स्पेस में आप रोहार्ड स्ट्रिया बता दो कि कैल्सिफिकेशन होता है और जो फास्टिंग विलाइज होती है वो सराउंड कर लेती हैं। अब इसके बाद आ जाओ प्लेसेंटल फंक्शन के। ठीक है, आपने सबसे पहले सबसे इजी तो यही रहता है, ये कब अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तभी आप बताओगे, नहीं तो सबसे बेटर यही होता है कि आप प्लेसेंटा को डिफाइन करो, व्हाट इज़ प्लेसेंटा, और उसको सिंपल शब्द में आप एक डेफिनेशन क्रिएट करो। इसके बाद आप उसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद आप सीधा आ जाओ प्लेसेंटल फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि आपका जब प्रैक्टिकल क्लिनिकल टाइम रहेगा तो उस सबको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो, अदरवाइज तो आप PYQ और ये सब रेफर करके अपना मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ बता रही हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम आप लोग परेशान ना हो, इसके लिए मैं आपको एक टिप बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स पास आते जाएँ तो आप ये कर सकते हो कि यार PYQ उठाओ, वहाँ से इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना उन टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाओ, क्योंकि आप लास्ट टाइम में DC दत्ता उठा के यू कांट कवर ऑल द टॉपिक्स, है ना, और वो भी इतना डिफाइन उसमें नहीं जा सकते हो। आप पहले एक थरली रीडिंग ले लो DC दत्ता से, उसके बाद आप जो नोट्स बनाओगे ना कि हाँ यार ये पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें ये सब पॉइंट्स है, उस सब पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ डिफाइंड है, तो उसका एक शॉर्ट नोट बनाओ और कोशिश करो कि 1-2 पेज में उसको फिनिश करो, जिससे कि आप क्लिनिकल एरिया में उसको लेके जा सकते हो, आप उसको क्विक रिवीजन कर सकते हो। आप उसको 2-3 बार रिवाइज़ करोगे ना तो फिर जब एग्ज़ाम के टाइम आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आई मीन टू से कि आप मतलब DC से आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नहीं पढ़ सकते हो, है ना, तो मेरा कहने का मतलब बस ये है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेसेंटल फंक्शन क्या है। तो द मेन फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा आर ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड द फीटस इन रिस्पेक्ट इट इज़ एट्रीब्यूट्स टू फॉलोइंग फंक्शन। वेरी नाइस। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से 3 उसमें डिफाइंड किया है कि जो प्लेसेंटल का मेन जो फंक्शन होता है, ये समझ लो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट को मदर एंड फीटस के बीच में जो ट्रांसफ़र एक्सचेंज करना है वो दिस इज़ व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, और इसको हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी, फिर है एक्सक्रीटिव, फिर है न्यूट्रिटिव। नाउ सेकेंड इज एंडोक्राइन फंक्शन। ये तो हमारा ये 3 चीज़ का आ गया। न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कैसे एक्सचेंज होगा, इसमें भी इन्होंने सब 3 पॉइंट्स डाल दिए, वो है रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड न्यूट्रिटिव। अब सेकेंड पॉइंट में हमारा एंडोक्राइन फंक्शन है। प्लेसेंटा इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट प्रोड्यूसेस द स्टेरॉइड एंड पेप्टाइड हार्मोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे 66 में आपको रेफर करना पड़ेगा, तो आई थिंक इसमें पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा, बहुत आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शन आप देख गए हो। ठीक है, अब इसके अलावा आपका आता है बैरियर फंक्शन। प्लेसेंटा एक बैरियर का भी काम करता है। फोर्थ वन इज इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को भी कहीं ना कहीं इन्हांस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स ऑफ द प्लेसेंटल ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फीटस। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो मदर एंड फीटस के प्लेसेंटल फंक्शन में हेल्प करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है सब्सटेंस प्रॉपर्टीज़। क्या क्या सब्सटेंस प्रॉपर्टीज़ है, मॉलिकुलर वेट, लोअर द मॉलिकुलर वेट मोर इज़ द ट्रांसफ़र। सो इसी वजह से जो प्लेसेंटा का ये समझ लो प्रॉपर्टी है कि वो लोअर द मॉलिकुलर वेट रहेगा उतना अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाएगी। नाउ लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपोफिलिक सब्सटेंस डिफ्यूज रेडली, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है। फिर आयोनाइजेशन, नॉन आयोनाइज्ड फ्रॉम क्रॉसेस लिपिड मेम्ब्रेन फ्रीली, वही सेम। पीएच ऑफ ब्लड, लोअर पीएच फेवर आयोनाइजेशन ऑफ मेनी ड्रग्स। प्रोटीन बाइंडिंग, स्पार्टल कॉन्फिगरेशन। इसके अलावा ये इन्होंने सब्सटेंस प्रॉपर्टीज़ का कुछ सब पॉइंट्स दिए हैं। मेटरनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या इन्हांस करती हैं मदर फीटस का ट्रांसफ़र में,
जैसे कि ड्रग कंसंट्रेशन इन द मैटरनल ब्लड कैसा है, तो उसकी मतलब अगर मदर कोई एक ड्रग ले रही है तो उसकी वजह से भी ट्रांसफ़र पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। यूट्राइन ब्लड फ्लो कैसा है, क्योंकि हमारी वहीं से ब्लड वेसल्स उससे कनेक्टेड रहेंगी, यूट्रस में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, कितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये भी इफेक्ट कहीं ना कहीं कर रहा है मैटरनल प्रॉपर्टीज़ पे, मैटरनल ट्रांसफ़र में। ना प्लेसेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या इफेक्ट करती हैं ट्रांसफ़र ऑफ द मदर टू फीटस में। लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा एनहांसेस ट्रांसफ़र, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन छोटी होगी तो छोटा कम ट्रांसफ़र हो पाएगा, बड़ी होगी तो बड़ा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। फंक्शनल इंटीग्रिटी एंड थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटल बैरियर, कोई बैरियर है या थिकनेस है या फिर उसकी फंक्शनल इनेबिलिटी है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लेसेंटल की बहुत मतलब हिंड्रेंस अकेरेंस होगा। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे, दैट इज़ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लेसेंटा। अब जितने भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना, ये मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड, ये सब वगैरह, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो सब्सटेंस हमारे प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र हो रहे हैं मदर टू फीटस, फीटस टू मदर, तो इस क्या मैकेनिज़्म है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल बोलोगे आप जो इसके ऊपर काम करता है, यहाँ पे वो चीज़ें दी हुई हैं। सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ा है, ऑस्मोसिस, वेरी नाइस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ये सब पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन बताया है, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टर मीडिएटर, यानी कि यूजिंग अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट तक चीज़ें लेके जा रहा है, फिर उसके बाद चीज़ें एक्सचेंज कर रहा है। अब थर्ड इज एक्टिव ट्रांसफर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी एटीपेज मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसफर यहाँ पे एटीपेज की मदद की वजह से ट्रांसफर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का हो रहा है, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, जैसे हमारा लंग्स में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। एंडोसाइटोसिस, इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ इंट्रासेलुलर वेसिकल विच कंटेन द एक्स्ट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल्स। इंट्रासेलुलर में एक्स्ट्रासेलुलर जाएगा और फिर एक्सचेंज कर देगा। Now exocytosis, release of molecules within the vesicle to extracellular space, immunoglobulin IgG taken up by the endocytosis from the maternal circulation and is transferred to the fetus by the exocytosis. Okay, that's great. इसमें क्या बता रहे हैं कि एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वेसिकल से रिलीज़ होता है कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और जो IgG होता है वो एंडोसाइटोसिस से मैटरनल सर्कुलेशन IgG लेके जाया जाता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा, फ्रॉम किससे, मैटरनल सर्कुलेशन से, और बच्चे के अंदर वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। लीकेज, ब्रेक इन प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा ब्रेक हो गई तो लीकेज की कंडीशन आ जाएगी। अब इसके बाद उन्होंने बताया रेस्पिरेटरी फंक्शन, ऑल्दो द फीटल रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर ऑब्जर्व एज अर्ली 11 वीक, वेरी नाइस। रेस्पिरेटरी फंक्शन आप 11 वीक में ऑब्जर्व कर सकते हो। नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसमें कोई एक्सचेंज, ऑब्वियसली बात है, वो बच्चा इज अटैच विद द प्लेसेंटा, हाउ कुड इट वो एस्पिरेट कर जाएगा, है ना, एमनियोटिक। सो वहाँ पे कोई भी, जब बेबी इज इनसाइड द वूम, वहाँ कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, देयर इज़ अ नो गैसेस का एक्सचेंज, ओके। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ CO2 taken, कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द फीटल मेम्ब्रेन की वजह से वो सिंपल डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो वो हाई कंसंट्रेशन से एक्सचेंज करेगी, CO2 का ज़्यादा रहेगा तो वो एक्सचेंज करेगा फिर ऑक्सीजन से। तो जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है ना, उसी तरीके से ये बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ही हमारा फीटल मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी डिमांड होती है उस हिसाब से वो कंप्लीट की जाती है। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर एक्सचेंज बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर जो होता है ना उसकी वजह से ये एक्सचेंज होता है, इसलिए बोलते हैं ना लंग्स के अंदर थोरैसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमारी कैपिलरीज एल्वुलाई में जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाती हैं, टेकन प्लेस कर पाती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, मैटरनल और फीटल में कैसे ऑक्सीजन चेंजेस होता है। वहाँ पे क्या कंडीशन होती है, लंग्स में हम लोग इनहेल करके ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, यहाँ पे वाया द सर्कुलेटरी फॉर्म में ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस इज एट द रेट ऑफ 8 ml per kg per minute एंड दिस इज अचीव विद द क्वाड ब्लड फ्लो 165 to 330 ml per minute। क्वाड ब्लड फ्लो कितना होता है, 165
से 330 ml पर मिनट के हिसाब से ये जाता है, इतना ये समझ लो इसका सप्लाई रेट है कॉर्ड का, ठीक है। और कितनी डिमांड कितनी होती है ऑक्सीजन सप्लाई फीटस की होती है एट द किस रेट पे 8 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये रेस्पिरेटरी फंक्शन पढ़ दिया, और जो हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, न्यूट्रिटिव। अब इसी चीज़ को इन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीटस सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन आर एक्सक्रीटेड इन द मैटरनल ब्लड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। इन्होंने ये भी सेम है आपका, यहाँ पे हम ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज कर रहे थे। एक्सक्रीटरी फंक्शन में जो भी बेबी का वेस्ट होगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह जो भी होगा मैटरनल ब्लड सप्लाई में बाय द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो एक्सचेंज कर दिया जाएगा। न्यूट्रिटिव फंक्शन कैसा हो गया, आप देखोगे ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें भी मैटरनल के उससे भेजी जाएंगी टू द फीटस। द फीटस ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मैटरनल ब्लड व्हेन द डाइट इज इनएडिक्वेट, देन ओनली डिप्लीशन ऑफ द मैटरनल टिश्यू स्टोरेज अकर्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैटरनल ब्लड से ही लिए जाते हैं फीटस के लिए, लेकिन जब मैटरनल की डाइट कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट रह जाती है, या मदर एनीमिक है, या उसको कोई भी मतलब आप समझ लो मसल वास्टिंग, या फिर किसी मतलब माल नरिश मदर है, तो उसमें क्या होगा कि आपका मैटरनल टिश्यू स्टोरेज कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। मतलब मदर को देख के आपको लगेगा कि यार ये पहले प्रेगनेंसी से पहले तो नॉर्मल थी, फिर अब बाद में क्या हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी डेफिशिएंसी है न्यूट्रिटिव, तो इसलिए अब मदर सर्कुलेशन से कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं टिश्यूज़ उसके डिप्लीट होकर के वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट कर रहे हैं टू द फीटस को। पहले हम देखेंगे इसमें ग्लूकोज विच इज़ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स सबको पता है। ट्रांसफ़र टू फीटस बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी हमारा डिफ्यूजन के थ्रू ही फैसिलिटेट होता है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होता है टू द फीटस बाय द डिफ्यूजन। और जो ट्रांसपोर्टर ये प्रोटीन का नाम दिया है GLUT1 फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। GLUT1 इज़ लोकेटेड इन साइटोट्रोफोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और ग्लूकोज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस इज़ नॉट लीनियर, ट्रांसफर रेट डिक्रीजेस एज मैटरनल ग्लूकोज कंसनट्रेशन इंक्रीजेज। ग्लूकोज मैटरनल कंसनट्रेशन जितना बढ़ेगा उतना रेट ऑफ ट्रांसफ़र कम होगा, ठीक है। फीटल ग्लूकोज लेवल इज़ लोअर देन दैट ऑफ द मदर, इंडिकेटिंग रैपिड रेट ऑफ फीटल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो आप ये भी बहुत मतलब यही बोला, तभी हम लोग देखते हैं कि जब हम ANC केयर करते हैं, एंटीनेटल केयर में आपका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और ये हमें ये भी मतलब ये भी बताता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल इतना फ्लक्चुएशन होता है उस ड्यूरेशन में, उस 9 मंथ के ड्यूरेशन में। तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मैटरनल का ग्लूकोज भी हमारा मेंटेन रहे, जिससे कि बेबी को ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज प्रॉपर अमाउंट में जा सके। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया, अगर मैटरनल का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा तो ट्रांसफ़र रेट ऑफ टू द फीटस ऑफ ग्लूकोज वो भी कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ लिपिड में। लिपिड फॉर द फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द फीटल मेम्ब्रेन और सिंथेसाइज्ड इन द फीटस। तो लिपिड्स फॉर फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ट्रांसफर और सिंथेसाइज्ड इन द फीटस, ये क्या है, लिपिड्स फीटल में ही सिंथेसाइज हो रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड आर डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम द मदर टू द फीटस अर्ली प्रेगनेंसी में, बट प्रोबेबली सिंथेसाइज बनना शुरू हो जाते हैं फीटस के अंदर लेटर प्रेगनेंसी में। एसेंशियल फैटी एसिड ट्रांसफर्ड किए जाते हैं मोर देन नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स की क्वांटिटी समझ लो कम होती है एज कम्पेयर टू फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड्स। कोलेस्ट्रॉल इज केपेबल ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर, दस फीटल फैट हैज़ गॉन टू अ ड्यूअल ओरिजिन। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब ये है कि लिपिड के अर्ली प्रेगनेंसी में तो मदर से जा रहा है, बाद में वो खुद ही सिंथेसाइज करने लगता है थोड़ा बहुत, और जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हैं वो भी उसमें से भी कुछ मदर से आते हैं। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल भी ये समझ लो कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द मैटरनल से। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि उसका ये लिपिड्स का क्या है, डबल ओरिजिन है, मदर से भी आ रहा है और फीटल खुद भी केपेबल होता है, थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करने लगता है लेटर प्रेगनेंसी में, ठीक है। अमीनो एसिड क्या हो गया, अमीनो एसिड ट्रांसफर्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायरिंग ट्रांसपोर्ट
थ्रू एंजाइमेटिक मैकेनिज्म. सो अमीनो एसिड ट्रांसफर होता है बाय द एक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एटीपेज, and amino acid concentration is higher than the fetal blood than in the maternal blood. Some protein IgG cross the process of the endocytosis. Fetal protein are synthesized from transferred amino acid and level is lower than in the mother. तो यही है, फीटल प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगते हैं और अमीनो एसिड ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम द मदर से. और बेसिकली आप देख सकते हो कि अमीनो एसिड का जो लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं मदर से कम रहेगा. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम पोटेशियम क्लोराइड क्रॉस द फीटल मेम्ब्रेन बाय द डिफ्यूजन. जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होते हैं ये फीटल मेम्ब्रेन को बाय द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन ये क्रॉस करते हैं. वेराज जो कैल्शियम फॉस्फेट और आयरन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन से कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को ट्रांसफ़र होते हैं. सिंस उनके जो लेवल्स होते हैं वो हायर होते हैं इन द फीटल मेम्ब्रेन, फीटल में हायर होते हैं एज कम्पेयर टू द मैटरनल इन द ब्लड. नाउ वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो भी ट्रांसफर्ड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और जो बाकी मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसफ़र होते हैं. लेकिन जो हमारा आपका कैल्शियम फॉस्फेट आयरन हो गया ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं. और वाटर सॉल्युबल विटामिन ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द मदर टू द फीटस. आफ्टर दैट फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं स्लोली और बाद में क्या होता है लोअर लेवल इन द फीटल ब्लड. सो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, बाकी वाटर सॉल्युबल एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब होता रहता है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनका जो लेवल इन द फीटस वो कम होता है एज कम्पेयर टू द मैटरनल. आफ्टर दैट वी विल कम ऑन द हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लोगे इंसुलिन स्टेरॉइड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड से आपका स्टेरॉइड सिक्रीट होगा. थायराइड, gonadotropin, placenta, lactogen cross the placenta at a very slow rate so that their concentration in the fetal plasma are appreciably lower than the maternal plasma. Neither parathormone nor calcitonin crosses the placenta. So main basically दो हार्मोन पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं ये हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं. सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड. और बाकी सारे आपने देखे हैं जैसे इंसुलिन स्टेरॉइड जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, थायराइड और गोनाडोट्रोपिन और प्लेसेंटा लैक्टोजेंस वगैरह ये सब क्या होता है ना स्लोली फ्रॉम द मैटरनल से जाते हैं. लेकिन हमारे पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है कमेंट करोगे आप सब लोग, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाओ आप लोग एंजाइमेटिक फंक्शन. अब जो हमने इतने सारे एंजाइम्स देखे तो इनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनटू द इनसाइड द फीटस में जाके क्या वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर खुद सिंथेसाइज कर रहा है वो, तो उसका क्या मेन फंक्शन है, ठीक है. थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे. अब न्यूमरस एंजाइम्स आर एलैबोरेटेड इन द प्लेसेंटा ऑफ कोर्स वो आपको बताया था उसमें इतने सारे स्टेरॉइड्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, पेप्टिड्स हमने ऊपर पढ़ा था सिक्रीट होते, तो वो वो क्या काम करते हैं, ठीक है. मेंशनिंग ओनली फ्यू ऑफ देम, सम ऑफ देम दे हैव मेंशन like diamine oxide which inactivates the circulatory pressure or pressure amines, ठीक है. और oxygenase which neutralize the oxytocin, phospholipidase A2 which synthesize arachnoid acid etc. placental endocrinology ये कुछ important नहीं है. इसके बाद आप देख लोगे बैरियर फंक्शन इसका, ठीक है. ओके ठीक है, बस इतना ही है. बैरियर फंक्शन में क्या देखोगे, fetal membrane has long been considered as a protective barrier to the fetus against the noxious agents circulating in the maternal blood. आपने कई बार सुना होगा भाई ये टेराटोजेनिक ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द फार्मा में है, वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब टू अ प्रेग्नेंट वुमेन. देख लो ब्रेस्ट फीडिंग मदर तो नहीं है. तो ये सारी हिस्ट्री इसलिए चेक करना इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं एंड दे डायरेक्टली गेट इफेक्टेड इनटू द फीटस. इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो प्लेसेंटा है ना ये इसलिए बैरियर फंक्शन के रिगार्डिंग बता रहा है. जो नॉशियस एजेंट होता है जो फॉर एग्जांपल हमारा जो एड्स की मदर हो गई, जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस की मदर हो गई या सिफिलिस वगैरह किसी भी टाइप की वायरल पॉजिटिव हैं, तो रुबेला खासकर देखोगे आप जब कम्युनिटी एरिया में पोस्टेड रहोगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, फॉर एग्जांपल एक लड़की है और उसको सर्दी ज़ुकाम हुआ और उसका बच्चे तब वो कुछ सिम्टम शो नहीं करेगी. जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी ना, अगर उसमें साइलेंट रुबेला होगा प्रेजेंट
तो वो क्या करेगा कि आपका जब वो प्रेग्नेंट होगी फर्स्ट टाइम पे, तब वो साइन एंड सिम्टम शो करेगा। और आपको पता ही है रूबेला जा कर के बेबी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो मेनली बैरियर फंक्शन में पहला यही है कि प्लेसेंटा हमेशा नॉशियस एजेंट जो मदर के सर्कुलेशन में घूम रहे हैं उनको क्रॉस नहीं होने देता है। इसके अलावा आपका जो हायर मॉलिकुलर ऑफ द वेट जैसे 500 डाल्टन्स, बट देयर आर एक्सेप्शन। अच्छा, जिन ऐसे ड्रग्स का जो 500 डाल्टन्स से ज़्यादा हो गए, ये सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो इन सबको अगेंस्ट रखते हैं। एंटीबॉडी एंटीजेंस इन द इम्यूनोलॉजिकल क्वांटिटीज़ कैन ट्रांसफ़र अक्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर्स इन द बोथ डायरेक्शन। एंटीबॉडी एंटीजेंस क्रॉस कर लेते हैं कुछ, जैसे कि IgG, और ट्रांसफ़र ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स इज़ प्रोबेबली फैसिलिटेटेड बाय द पिनोसाइटोसिस। लार्ज मॉलिक्यूल्स पिनोसाइटोसिस की मदद से ट्रांसफ़र होते हैं। ड्रग ट्रांसफ़र इंक्रीजेज, अच्छा वेरी नाइस। जो हमारी लेट प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे ड्रग ट्रांसफ़र की चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वाया द यहाँ पे दिया हुआ है रूबेला, चिकन पॉक्स, मिजल्स, मम्स, पोलियोमाइलिटिस, बैक्टीरिया। क्या है ये पोलियोमाइलिटिस? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्यूबरकुलस बैसिलस और प्रोटोजोआ, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, मलेरिया पैरासाइट may be transmitted to the fetus across so called a placental barrier and affected the fetus into the utero। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये ट्रांसफ़र हो सकती है। सिमिलरली ऑलमोस्ट एनी ड्रग यूज इन द प्रेगनेंसी कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड मे हैव डेलेटेरियस इफेक्ट्स ऑन द फीटस। सो आप, मुझे लगता है अब आप समझ गए होगे, ठीक है। नाउ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? फीटस एंड द प्लाज्मा कंटेन द पैटर्नली डिटरमाइंड एंटीजन विच आर द फॉरेन टू द मदर। इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो एविडेंस ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन। सो प्लेसेंटा प्रोबेबली ऑफर इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिजेक्शन। सो यहाँ पे बहुत बड़ा इसका जो है ना फंक्शन, आपने इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करता है ना, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है आप अगेंस्ट द रिजेक्शन। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन यानी कि क्या भाई, आप ये समझो ना, एक मदर के लिए उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो एक बॉडी उसको ग्राफ्ट की तरह भी तो ले सकती है ना। तो कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन की तरफ से वो मदर के केस में वो रिजेक्शन नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं सप्रेशन कर रही है। ये इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका RH पॉजिटिव RH नेगेटिव फैक्टर्स, ठीक है, जब अपन बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। फिर इसके बाद आप देख लो, इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो एविडेंस। हाँ ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द रिजेक्शन। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज येट स्पेकुलेटिव बट द इंटरेस्ट इज सेंटर ऑन द फॉलोइंग। बाकी इन्होंने प्लेसेंटल हार्मोन दिए हुए हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें दी हुई है, ये इतना ज़्यादा हम लोग को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि हमें फीटल मेम्ब्रेन पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच।